ऐसा प्रदर्शन तो शायद बहुत सारे भाइयों में भी नहीं होता जितना आज हो रहा है। उसमें हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं भाई नरेंद्र गुप्ता जी और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र गुप्ता जी से पहले जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विधायक थे भाई विपुल गोयल जी। और क्यों कह रहा हूँ मुझे याद आ रहा मित्रों, ये पार्टी अपना में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी कोई विचारधारा की पार्टी है। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं, कुछ तो नेता अपने कब्जे में लेकर रखते हैं कि मैं जीतूंगा और कोई नहीं जीतेगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पार्टी की सीटें होती हैं, उस पर ए लड़ जाए, बी लड़ जाए, सी लड़ जाए, डी लड़ जाए, जनता उसको जिताती है। वैसे तो 9 सीटों की बात हमारे कृष्णपाल जी ने कही है, बेटा सामने से इधर आ जा थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं इन 2 सीटों की बात करूं तो ये दोनों पार्टी की सीटें हैं, चाहे उसमें विपुल जी खड़े हो जाए, नरेंद्र गुप्ता जी खड़े हो जाए, राजेश नागर जी खड़े हो जाए, क्योंकि पार्टी का निर्णय हो गया है कि यहाँ विपुल जी चुनाव लड़ेंगे, गांव में राजेश नागर जी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए पार्टी के नाते हम सब एक सूत्र में बंद करके इस बात को आगे बढ़ाना है। मित्रों, भाई बहनों, आप स्टैंड पे लगे, पार्टी के काम को भी जहां तक पहुंची उसको और आगे बढ़ाना, ये हर पदाधिकारी का काम होता है। आज हमारे राजकुमार वोहरा जी पार्टी के काम को इस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इससे पहले 6 साल इस पार्टी की मशाल को लेकर आगे चलने वाले हमारे भाई गोपाल शर्मा जी पीछे मुड़ के नहीं देखा पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं संयोग से नेता भले बाद में बन गया होगा, लोग मुझे नेता कहने लग गए हैं, लेकिन मेरे मन में पार्टी के प्रति जो संगठन मंत्री का भाव है, जब मैं संगठन मंत्री था तब भी था और आज भी वही है। मुझे मालूम है संगठन को ऐसे खड़ा किया जाता है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोपाल जी से बात करते थे, उनका संगठन में आते जो आप कहेंगे उसको श्रेय चढ़ा है। मित्र भाइयों, बहुत अपनी गहरी साइंस है। इसके आधार पर हम लोग जो चुनाव आगे लड़ रहे हैं, एक विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। क्लेम सब करेंगे, कांग्रेस भी कहे कि हमारी बन रही है, हम भी कह रहे हैं हमारी बन रही है, लेकिन अगर कुछ आधार होता है ना, तर्क संगत व्यक्ति होता है, वो आधार ढूंढता है। आधार क्या है? पहला आधार कि हमेशा जब से हरियाणा बना है, अधिकांश समय पर जब केंद्र की सरकार जिस दल की होती है, हरियाणा प्रदेश में उसी दल की सरकार बनती ही अच्छा है। आज केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है, मोदी जी की है। तो ये सबसे बड़ा, मैं आपको विश्वास की बात बता रहा हूं कि इसी में से निकलता कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनेगी। आखिर तो कुछ कर चाहिए। दूसरा विषय, पहली बार होगा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में विश्वास इतना है, बाकी पार्टी की तुलना में आज से पहले नहीं हुआ कि जितने सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उतनी सीटों पर कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का विश्वास हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है? शायद हमारे कैंडिडेट चुनाव नहीं पाए। और क्या करते फिर रहे हैं? जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, आज वही एक दूसरे के आगे समर्पण किए बैठे हैं। आओ भैया हमारे साथ आ जाओ। अरे कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का संबंध क्या है? एक दूसरे को गालियां देने के अलावा कुछ किया है इन्होंने? क्या? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, रोजाना दिल्ली की अखबारें भरी पड़ी रहती है। आपकी एनसीआर एरिया में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई रोज हो रही है। फिर भी वो करें हम लुट गए, वो करें हम लुट गए। तो लुटे हुए लोग चोर चोर मोसेरे भाई
वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये उनकी हार का एक कारण बता रहा हूं। और न केवल वो, समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं आप भी आ जाओ, 2-4 सीटें आप भी ले जाओ। एनसीपी को कह रहे हैं आप भी आ जाओ, ले जाओ। अलग अलग पार्टियों को सबको इनवाइट कर रहे हैं। उनको एक शौक चढ़ा है, लेकिन ये शौक उनको लेके डूबेगा, बैठेगा। तीसरा कारण मित्रों, 10 साल पहले से 10 साल 2004 से 14 जो कांग्रेस की सरकार थी, वो जनता भूली नहीं है। क्या फरीदाबाद के लोग भूल गए कि जब उस समय मंथलियां ली जाती थी व्यापारियों से, रेहड़ी वालों से, शोरूम से, दुकानदार से? मंथलियां भूल गए क्या? हफ्ते लिए जाते थे, हफ्ते बंधे हुए होते थे, हिस्सा उसमें से और ऊपर जाता था। पोस्टिंग जो होती थी थानों की, पैसों से होती थी। ये थाने का इतनी कीमत, ये चौकी की इतनी कीमत। वो चौकियां, थाने बिकते थे। आखिर कोई भी लगने वाला अधिकारी, कर्मचारी वो पैसे क्यों देता था? क्योंकि वो जनता को लूटता था। लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लुटाई कुटाई दोनों होती थी कि नहीं होती थी? दोनों होती थी। किसी अच्छी दुकान पर, अच्छी फैक्ट्री पर, अच्छे शोरूम पर नेता की नजर पड़ जाती थी तो अगले दिन संदेश भेजता था कि इसमें हिस्सेदारी, बेनामी हिस्सेदारी मेरी करो, वरना ये फैक्ट्री, दुकान ये चलने नहीं देंगे। ये बेनामी हिस्सेदारियां उस समय के नेताओं ने की हुई थी। उस समय सरकार से काम कराने के लिए कमीशन एजेंट घूमते थे। कमीशन एजेंट हर किसी को कहते थे चल तेरा काम नहीं हो रहा ना, मैं करा के लाता हूं। और उसमें जो कुछ भुगतना पड़ता था, जनता को भुगतना पड़ता था। आज मित्रों हमने वो सभी धौल कपड़िए, मैं उनको धौल कपड़िया कहता हूं, उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवाकर हमने खूंटी पर टंगवा दिए, उनको सबको घर बैठा दिया। बैठाया कि नहीं बैठाया? आज कोई कमीशन एजेंट आता आपके पास आता है? आज हर सर्विस सेवा जनता को घर बैठे मिलती है। चाहे ओल्ड एज पेंशन घर बैठे मिलती है, चाहे कोई उसका किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको एक बार केवल ऑनलाइन, केवल उसको सूचना देनी है, टाइम के हिसाब से उसके घर में आ जाता है। राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट लागू हमने किया। अगर कोई काम 10 दिन में होना था, नहीं हुआ, अपने आप उसकी अपील हो जाती है, किसी को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपील हो जाती है। उस अपील में अगर 15 दिन में काम नहीं हुआ, दूसरी अपील का चांस और होता, अपने आप हो जाती है। और 1 महीने में काम नहीं होता तो कमीशन उस अधिकारी को, कर्मचारी को बुला के पूछताछ करता है, दोष पाने पर जुर्माना करता है। किसी उपभोक्ता को कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और देश में पहली ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। सारे प्रदेश देख रहे हैं कि हरियाणा ने किया क्या है। बहुत सुधार किए मित्रों, जीवन को सरल किया है। आज हमने जो बेनिफिशियरीज की सूची होती थी, किसी को कोई लाभ लेना होता था लाइनों में लगना पड़ता था, आज घर बैठे राशन कार्ड बनता है, घर बैठे पेंशन बनती है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 2014 में जब हम सरकार में आए, ये जो बीपीएल बेनिफिशियरीज थे, ये सिर्फ 27 लाख थे जो राशन के हकदार थे। आज वही संख्या परिवारों की बढ़ के 52 लाख हो गई मित्रों, 52 लाख। राशन कार्ड सबका बनता है, सबको आयुष्मान कार्ड बनता, इलाज की जरूरत है तो 5 लाख रुपए सरकार देती है। मकान, सब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने लगे हैं। बिजली 24 घंटे आती है। मित्रों गिनाने के लिए बहुत है, लेकिन जो कि आज नामांकन का समय भी बहुत के हिसाब से है, मैं तो इतना ही आपको कहूंगा। आपको सब बहकाएंगे। एक फैक्टर और इसमें आपको बता रहा हूं, हमारा वोटर जो गरीब समाज का, खास करके जो पिछड़ा है, जो बैकवर्ड क्लास से है, अनुसूचित जाति से है, सामान्य समाज में भी गरीब वर्ग है जिसको लाभ मिल रहे हैं, संयोग से, स्वभाव से वो थोड़ा साइलेंट वोटर है, बोलता नहीं है। लेकिन इनके जो दबंग आदमी हैं, जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं, जो धंगताना करें से, ये धंगताने वाले ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर भी इन्हीं की उंगलियां ज्यादा चलती हैं, गालियां देने भी माहिर हैं। हमारा कार्यकर्ता उनकी गालियों का जवाब भी ठीक से इसलिए नहीं देता कि गाली का जवाब तो गाली से दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाली देकर जवाब देती नहीं है।
वो उन्हीं गालियों को अपना नंबर आंक लेते हैं कि हमारा सोशल मीडिया में इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लाइक हैं, इतने रीट्वीट हुए हैं। और गाली देने में जिसको मजा आता वहां है, जिसको लोगों की सेवा करना में मजा आता वो यहाँ है। मोदी जी ने हमेशा जनता जागरण में सेवा की बात कही है, लोगों की सेवा करो, उलझो मत किसी से। तो ये पूरा विश्वास, जहां मेरा विश्वास है वहां आपका भी सबसे विश्वास, हमारे नेताओं का विश्वास है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बन रही है। उसी के नाते से मैं अपील आज करने आया हूं। 90 की 90 विधानसभाओं में नामांकन होने 4 दिन का समय बाकी है। अभी तक हमारे 6-7 नॉमिनेशन हुए हैं, लेकिन आखिरी दिनों में ज्यादा होते हैं। आज भी लगभग 12-13 स्थानों पर नामांकन है। आपके यहाँ के 2 नामांकन भाई विपुल गोयल जी और भाई राजेश जी, इनके नामांकन के अवसर पर हम सब संकल्प करें, एक एक घर में जाकर के एक एक वोट की चिंता करेंगे और अधिक से अधिक वोट इस कमल वाली सीट पर, इस भारतीय जनता पार्टी सीट पर हमारे दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से हम जिताएंगे। इतनी बात कह करके आपका मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।